सीबीएसई क्लास 10th के हिस्ट्री बुक से आज हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं। इसकी ये 8वीं क्लास है। आज जो है वो हम लोग 3.3 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी लाइन बाय लाइन समझने जा रहे हैं, तो आप लोग जरा ध्यान से समझिए कि क्या हो रहा है इस टॉपिक में। Parallel to the revolts of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle classes was underway. तो पैरेलल का मतलब होता है जो एक साथ चले, हिंदी में समानांतर कहते हैं। जो एक साथ चले, एक लाइन के बराबर जो है वो दूसरी लाइन चले, तो उसको समानांतर कहते हैं। तो जिस वक्त गरीब, अनएम्प्लॉयड, भूखे मर रहे किसानों, मजदूरों के द्वारा यूरोपियन कंट्रीज में 1848 ईस्वी में विरोध किया जा रहा था, क्रांति करी जा रही थी, उसी समय एक रिवॉल्यूशन और हो रहा था जिसको लीड करने का काम कौन कर रहा था? एजुकेटेड मिडिल क्लासेस। एक तरफ गरीब लोगों का, अनएम्प्लॉयड लोगों का, भूखे मरते किसानों का, मजदूरों का आंदोलन चल रहा था। तो दूसरी तरफ कौन आंदोलन चला रहा था? एजुकेटेड मिडिल क्लासेस के लोग चला रहे थे। इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि किस तरीके से फरवरी में जो घटना घटी। कौन सी घटना? पेरिस की, जो अनएम्प्लॉयड लोग जो रोड पर उतर आए थे। ठीक है, अनएम्प्लॉयड लोग रोड पर उतर आए और किस तरीके से नेशनल असेंबली को रिपब्लिकन घोषित करना पड़ा। 21 साल से ऊपर जो है वो क्या करना पड़ा? सब लोग, सारे मेल्स को, फीमेल्स को नहीं, मेल्स को क्या करना पड़ा? वोट देने का अधिकार देना पड़ा। और जो है वो नेशनल वर्कशॉप्स लगाए गए। तो एक तरफ जहां पुअर, अनएम्प्लॉयड और स्टार्विंग पीजेंट्स और वर्कर्स की आंदोलन चल रही थी 1848 ईस्वी में यूरोपियन कंट्रीज में, तो दूसरी तरफ जो है वो मिडिल क्लासेस के जो एजुकेटेड लोग थे, इनका भी रिवोल्ट जो है वो चल रहा था। Events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. तो इवेंट्स ऑफ फरवरी, तो फरवरी में जो घटी घटनाएं थी 1848 में फ्रांस में जो फरवरी में घटी घटनाएं थी, इसने एक खास तरह का बदलाव लाया था। इस बदलाव में क्या हुआ था कि फ्रांस के जो राजा थे, कौन? लुइस फिलिपी, इनको जो है वो क्या करना पड़ा था? पद का त्याग करना पड़ा था, है ना। और जो नेशनल असेंबली थी, जो पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या किया कि रिपब्लिक घोषित किया, यूनिवर्सल मेल सफरेज, 21 से ऊपर जो है वो सबको वोट देने का अधिकार घोषित किया। इन सब चीजों की घोषणा करनी पड़ी थी फरवरी की घटनाओं के बाद। किसको घोषणा करनी पड़ी थी? नेशनल असेंबली को, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा। तो एक तरफ गरीब, अनएम्प्लॉयड, स्टार्विंग पीजेंट्स और वर्कर का आंदोलन चल रहा था, क्रांति चल रही थी 1848 ईस्वी में यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में। तो दूसरी तरफ जो है वो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग जो हैं, ये लोग भी क्या कर रहे थे? आंदोलन चला रहे थे राष्ट्रवाद के लिए। तो फरवरी की घटनाएं जो 1848 में फ्रांस में घटी, इससे क्या हुआ था? राजा को अपने पद का त्याग करना पड़ा था, है ना, और रिपब्लिक घोषित करना पड़ा था, गणतंत्र घोषित करना पड़ा था, यूनिवर्सल मेल सफरेज की घोषणा करनी पड़ी थी। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप where independent nation states did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland and Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle classes combined their demands for constitution with national unification. यूरोप के दूसरे पार्ट में जहां पर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता था, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ये जो जगह थी, इन जगहों पर जो है यूरोप के इन हिस्सों में जो है वो नेशन स्टेट्स अभी तक अस्तित्व में नहीं था। तो यहाँ के मर्दों ने, मेन ने, वुमेन ने, और जो लिबरल मिडिल क्लासेस के जो मेन और वुमेन थे, इन्होंने, ये लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर ही रहे थे, है ना। इन्होंने एक और डिमांड जोड़ दिया, नेशनल यूनिफिकेशन का। इन्होंने क्या डिमांड जोड़ दिया? नेशनल यूनिफिकेशन का डिमांड जोड़ दिया। आई बात समझ में? नेशनल यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि जैसे राजा लोग जो होते हैं वो छोटे छोटे एरिया को क्या करते रहते हैं? अपना राजतंत्र चलाते रहते हैं, चाहे अपनी शासन व्यवस्था करते रहते हैं। तो इन सब को हटा करके एक सरकार बने, एक कंट्री बने। जैसे भारत में 28 राज्य है ना अभी, तो 28 राज्य मिला के एक कंट्री भारत तो है। बात समझ में आ रहा है? तो
यूनिफिकेशन में क्या होता है? नेशनल यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि ब्रिंगिंग टुगेदर अ नंबर ऑफ स्टेट्स इनटू अ सिंगल नेशनल स्टेट। बहुत सारे स्टेट्स को मिलाकर एक राष्ट्र राज्य बनाने को जो है वो नेशनल यूनिफिकेशन कहते हैं। तो क्या जाना हम लोगों ने कि एक तरफ पुअर, अनएम्प्लॉयड और स्टार्विंग पीजेंट्स वर्कर्स जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में 1848 में आंदोलन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मिडिल क्लासेस के जो लोग थे वो लोग जो है वो रिवोल्ट चला रहे थे। फरवरी की इवेंट से क्या हुआ 1848 में, फरवरी में जो घटनाएं घटी 1848 में, इससे क्या हुआ कि राजा को अपने पद का त्याग करना पड़ा, है ना, रिपब्लिक घोषित करनी पड़ी नेशनल असेंबली को, और यूनिवर्सल मेल सफरेज घोषित करना पड़ा। यूरोप के दूसरे सारे हिस्सों में जहां पर नेशन स्टेट्स अस्तित्व में नहीं था, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ये सब नेशनल स्टेट्स में नहीं था, ये सब नेशनल स्टेट्स नहीं था। तो वहां के मर्दों ने, औरतों ने, जो लिबरल मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, वहां के जो औरत मर्द जो लिबरल मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद या संविधान की डिमांड जो थी, इसको किस डिमांड से जोड़ दिया? नेशनल यूनिफिकेशन के डिमांड से जोड़ दिया। They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of a nation state on parliamentary principles. तो ये जो बढ़ती हुई ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट, ये जो बढ़ती हुई जो अनरेस्ट थी, लोगों के मन में अशांति थी, बेचैनी थी, कारण आप लोगों ने पिछले क्लासेस में जाना, तो ये जो बढ़ती हुई अशांति थी, इसका फायदा इन लोगों ने उठाया। लिबरल क्लास के मर्दों ने, औरत ने इसका फायदा उठाया और क्या डिमांड कर दी कि भाई साहब अब हमें नेशन स्टेट चाहिए जो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के आधार पर हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रीडम, प्रेस की आजादी हो और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि संगठन बनाने का क्या हो, हमें अधिकार हो, स्वतंत्रता हो। ये सब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, बढ़ती हुई अशांति का फायदा उठाकर इन्होंने ये सब भी डिमांड क्या कर लिया, जोड़ लिया। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। In the German regions, a large number of political associations whose members were middle-class professionals, businessmen, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all-German National Assembly. In the German regions, जर्मन क्षेत्रीय इलाकों में जो बहुत सारी जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी, राजनीतिक संगठन था, इसमें जो शामिल लोग थे, जर्मनी के इलाकों में जो बहुत सारा पॉलिटिकल संगठन था, पॉलिटिकल एसोसिएशंस था, इसमें जो शामिल लोग थे वो कौन थे? मिडिल क्लास के प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, प्रॉस्पेरस उन्नत किस्म के आर्टिसंस थे। ये लोग साथ आए। कहां साथ आए? एक सिटी, फ्रैंकफर्ट सिटी में इकट्ठा हुए। ये लोग कहां इकट्ठा हुए? फ्रैंकफर्ट सिटी में इकट्ठा हुए और इन्होंने वोट किया कि भाई साहब अब हमें जर्मन नेशनल असेंबली बनाना है। अब हमें जर्मन नेशनल असेंबली बनाना, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में थर्ड स्टेट के लोग निकल गए थे। तो जर्मन रीजन्स में जो अलग अलग जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, जिनमें कौन कौन से लोग शामिल थे? प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, प्रॉस्पेरस आर्टिसंस थे। ये फ्रैंकफर्ट सिटी में जो इकट्ठा होते हैं और इन्होंने क्या निर्णय लिया कि भाई साहब अब हम क्या बनाएंगे? जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे। और इन्होंने बनाया भी। क्या किया आगे देखो। ऑन 18 मई 1848 831 यानी कि 831 elected representatives marched in a festival procession to take their places in the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul। तो नेशनल असेंबली बनाएंगे चुनाव के द्वारा। इन्होंने बनाया भी, नेशनल असेंबली बनाया। और 18 मई 18 मई 1848 को जो 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, किसके? ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के, ये सब एक फेस्टिवल प्रोसेशन में, जैसे कि किसी पर्व त्योहार में जुलूस निकलता है, लोग सजे धजे होते हैं, बिल्कुल उसी जुलूस के में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में गए। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है की बैठक जो है वो कहां बुलाई गई थी? सेंट पॉल के चर्च में। तो ये लोग अपना अपना जगह पे बैठने के लिए, जैसे संसद में लोग बैठते हैं, उसी तरह ये 831 लोग जो है वो वहां पहुंचे। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। इन्होंने क्या किया? ये 831 लोगों ने मिलकर क्या किया कि जर्मन नेशन के लिए संविधान बनाया। और इस संविधान का राज कौन चलाएगा? मोनार्की राजा चलाएगा, जिसको पार्लियामेंट के अधीन होना होगा। मतलब संसद जो नियम बनाएगी
उस नियम के अनुसार उस राजा को क्या करना होगा, राज चलाना होगा। ऐसा इन लोगों ने 831 लोगों वाली इस ऑल जर्मन नेशनल असेंबली ने क्या किया, संविधान बनाया। When the deputies offered the crown on these terms to Frederick Wilhelm IV, King of Prussia, he rejected it and joined other monarchies to oppose the elected assembly. तो जब इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया जर्मन नेशन के लिए और उसमें यह तय किया कि राजा को दी जाएगी और ये पार्लियामेंट जो डिसाइड करेगा, जिस तरह का संविधान बनाया है उन्होंने उसके अनुसार राजा को क्या करना होगा, राज चलाना होगा, तो इन्होंने बना दिया। और फिर क्या किया कि ये जो उन्होंने संविधान बनाया ये बना करके इसके प्रतिनिधि लोगों ने फ्रेडरिक विल्हेम IV, ये जो है वो प्रसा के राजा थे, इनको ये ऑफर दिया कि भाई साहब हम आपको राजा चुनते हैं, ये संविधान है, आपको इसके अनुसार यहाँ क्या करना है, शासन चलाना है। लेकिन ये बाबू साहब खुद एरोगेंट, इन्होंने कहा नहीं, हमें कबूल नहीं है। तो फ्रेडरिक विल्हेम IV किंग ऑफ प्रसा ने इस प्रस्ताव को नामंजूरी दे दी, उन्होंने राजा बनने से इनकार कर दिया। और इनकार ही नहीं किया, उन राजाओं के साथ ये जाकर के मिल गए जो राजा असेंबली के विरोध में थे। बाकी जगहों पर ऐसा हुआ होगा, तो उन राजा से जाकर के मिल गए जो लोग नेशनल असेंबली के या इलेक्टेड असेंबली के क्या थे, विरोध में थे। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. तो जहां पर एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री, राज खानदान के लोग और मिलिट्री मजबूत हो रहे थे, वहीं पर जो सोशल बेसिस थी, जो सामाजिक आधार था, जो बनाने का जो मकसद था, वो क्या हो रहा था, धीरे धीरे इसकी धार जो है, जो सामाजिक आधार था पार्लियामेंट बनाने का, किस वजह से पार्लियामेंट बनाई गई है, किस तरीके से क्यों संविधान बनाया गया, जो उसका मेन मोटिव था, वो क्या हो रहा था, धीरे धीरे उसकी धार कम हो रही थी, उसकी वैल्यू कम हो रही थी। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेज हु रेसिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसंस एंड कंसिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। तो उधर राजा लोग जो हैं और मिलिट्री मजबूत हो रही थी, और इधर जिन लोग मिडिल क्लास के लोग जो डोमिनेटिंग थे, जो प्रभावशाली थे, जिन्होंने नेशनल असेंबली बनाई थी, इनका जो है पट नहीं रहा था। किन से नहीं पट रहा था, वर्कर्स से, आर्टिशियंस से, क्योंकि वर्कर्स और आर्टिशियंस की ये डिमांड मान नहीं रहे थे मिडिल क्लास वाले लोग। तो आपस में ही इनकी क्या हो गई थी, फूट हो गई थी। वर्कर और आर्टिशियंस जो है वो मिडिल क्लास लोगों के क्या हो गए थे, अगेंस्ट हो गए थे, जबकि उधर कौन मजबूत हुआ जा रहा था, राजा और मिलिट्री। नतीजा ये हुआ, कंसिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। तो मिडिल क्लासेस ने जो पार्लियामेंट बनाया था, नेशनल असेंबली बनाई थी, वो क्या हो गया, मिडिल क्लास के लोगों को इन वर्कर्स और आर्टिशियंस का सपोर्ट मिलना बंद हो गया। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। और फिर अंत में ये हुआ कि आर्मी बुलाया गया और ये जो असेंबली बनी थी उसको भंग कर दिया गया, क्योंकि ये लोग कमजोर हो गए थे, वर्कर्स और आर्टिसंस का इन्होंने साथ नहीं लिया, और जबकि राजा और मिलिट्री मजबूत थी, तो क्या कर दिया गया, इनका जो भी प्लान था, जिस तरीके से शासन व्यवस्था चलाने की, ये क्या हो गया, कुछ ला गया, ये क्या हो गया, असेंबली भंग हो गया। अब यहां पर एक साइड में जो है वो हाउ वर लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन टू बी डिफाइंड, कि औरतों के लिए लिबर्टी और इक्वालिटी का क्या अर्थ था, क्या मतलब था, ये दे रखा है। तो पहले हम लोग नीचे वाला कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा कि जो उस टाइम में जो नेशनल असेंबली ने 1848 में जो घोषणा करी थी, उसमें केवल मेल को, 21 साल से ऊपर के मेल को जो है वो वोट देने का अधिकार मिला था। तो इस संबंध में क्या टीका टिप्पणी हुई, उस समय के राइटर लोगों ने क्या किया था, अलग अलग बातें करी है, जो बड़ी लंबी सी है, उसको लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट, in which large numbers of women had participated actively over the years। तो ये जो इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन था, कि वुमेन के लिए पॉलिटिकल अधिकार हो, वोट देने का जो पॉलिटिकल अधिकार का जो मुद्दा था, एक विवादास्पद था लिबरल मूवमेंट में, ये एक बड़ा विवादास्पद टॉपिक था, ठीक है। इन विच ज्यादा से ज्यादा औरतें जो हैं वो लिबरल मूवमेंट में पार्टिसिपेट तो कर रही थी, लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये एक बड़ा ही विवादित मुद्दा था। कोई भी चाहता है कि अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको सबके समान अधिकार मिले। तो एक बड़ा ही औरतों लोगों के बीच में बड़ा ये विवादित मुद्दा था। वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, और अपनी अधिकार पाने के लिए औरतों ने क्या किया था, पॉलिटिकल एसोसिएशन भी बनाए थे, राजनीतिक संगठन भी बनाए थे।
फाउंडेड न्यूज़पेपर्स एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। इन औरतों ने क्या किया, संगठन बनाया, न्यूज़पेपर्स की शुरुआत करी, पॉलिटिकल मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशंस में ये लोग शामिल होने जाया भी करती थी। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। लेकिन इतना चीज करने के बावजूद भी, न्यूज़पेपर में अपनी बात डालने के बाद भी, एसोसिएशन बनाने के बावजूद भी, मीटिंग्स में डिमॉन्स्ट्रेशन में साथ देने के बावजूद भी, नेशनल असेंबली के चुनाव में इनको वोट देने के अधिकार से क्या रखा गया, वंचित रखा गया। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, जब ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनी थी, अभी मैंने बताया आपको, तो उस समय जो ये सेंट पॉल के चर्च में, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो लोग 831 लोग इकट्ठा हुए थे, वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी। इस बड़े से ऑडिटोरियम टाइप सांसद में, ठीक है, इसमें जो है वो औरतों को केवल खड़ा होकर ऑब्जर्व करने की इजाजत थी, कुछ बोल नहीं सकती है, कुछ कर नहीं सकती है। पार्टिसिपेशन दिया इन्होंने, लेकिन इनको ये अधिकार नहीं था कि ये कुछ बोल दे, कुछ कर ले। दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। हालांकि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थी, जैसे मैंने बताया कि आपको नेशनल असेंबली बनी, लेकिन ट्रूप्स और राजा ने क्या किया, इसको कुचल दिया। तो ये जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थी, हालांकि ये लिबरल मूवमेंट को कुचलने में सक्षम रही, कुचल दिया इन्होंने, या फिर ये कह दो कि उनके आंदोलन को दबा दिया 1848 में, बट दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। लेकिन जो पुरानी विधि व्यवस्था थी उसमें ये वापस नहीं आ सके। जैसे पहले शासन चलाते थे वो लोग पहले वाली शासन व्यवस्था में वापस नहीं आ सके। क्यों नहीं आ सके? मोनार्च वर बिगिनिंग टू रियलाइज that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concessions to liberal nationalist revolutionaries। राजाओं को यह एहसास हुआ कि ये लोग तो लगातार विरोध कर रहे हैं, तो विरोध को दमन करके केवल विरोध शांत नहीं किया जा सकता, कुछ तो छूट देना पड़ेगा, कुछ तो क्या करना पड़ेगा। राजाओं को रियलाइज हुआ कि कुछ तो छूट देना पड़ेगा। तो वही बात कही कि 1848 में कंजर्वेटिव फोर्सेस ने भले ही लिबरल मूवमेंट को दबा दिया, लेकिन उनको पहली वाली उनकी शासन व्यवस्था नहीं रही, उनको कंसेशन देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? क्योंकि उनको डर था कि अगर इनकी बातों को नहीं सुना जाएगा तो इनका रिवॉल्यूशन और तेज हो जाएगा और इनके दमन का जो चक्र है वो क्या हो जाएगा, हमेशा रहने वाला नहीं है। ये लोग तो घर में घुसने लगे थे ना। तो इन्होंने क्या किया, मोनार्च को पहले वाली सिस्टम नहीं रही, इन्होंने कुछ कंसेशन भी दिया। हेंस इट इन द ईयर्स आफ्टर 1848 द autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815। इसके बाद क्या हुआ, 1848 के बाद क्या हुआ कि जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप थे, सेंट्रल यूरोप में और ईस्टर्न यूरोप में जो मोनार्कीज थे, राजतंत्र था, निरंकुश राजतंत्र था, इन्होंने क्या किया, बदलाव लाने शुरू किया। और ये बदलाव ऑलरेडी वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले हो चुका था। तो 1815 से पहले जो बदलाव हो रखा था वेस्टर्न यूरोप में, उसी को लागू करने का काम कहाँ किया गया, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में किया गया। किनके द्वारा किया गया? मोनार्कीज के द्वारा किया गया। क्यों? क्योंकि इनको डर था कि कहीं क्रांति तेज ना हो जाए, इनके ऊपर, इनके अस्तित्व पर खतरा ना हो जाए, इसलिए इन्होंने क्या किया, कंसेशन देना शुरू किया। Thus serfdom and bonded labor were abolished both in the Habsburg dominations and in Russia। तो इस तरीके से जो भूदास थी, लोगों को दास बनाकर खेती करवाने की जो बात थी, बंधुआ मजदूरी थी, ये सब समाप्त किया गया हैब्सबर्ग डोमिनेशंस में, और रसिया में ये क्या किया गया, खत्म किया गया। और द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867। और 1867 आते आते 1867 ने हैब्सबर्ग जो रूलर्स थे, हैब्सबर्ग के जो शासक थे, उन्होंने हंगेरियंस को दे दिया कि भाई जब तुम्हारा ऑटोनॉमी, तुम्हारा जगत, तुम्हारा शासन, तुमको जैसे चलाना है चलाओ। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि द राइट ऑफ ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन इटीसी टू गवर्न और कंट्रोल हिज और हर ओन अफेयर्स। ठीक है, तो ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि आपका राज्य, आपका क्षेत्र है, आपको जैसे चलाना है चलाइए। तो इसका नतीजा ये हुआ, विद्रोह का नतीजा ये हुआ कि हैब्सबर्ग रूलर्स ने क्या किया, हंगेरियंस को 1867 में ऑटोनॉमी दे दी, स्वतंत्र दे दी, स्वतंत्र कर दिया कि भाई खुद का शासन आप चलाइए। तो जो हम लोगों ने जाना कि 1848 में जो नेशनल असेंबली ने घोषणा किया था, मेल्स को केवल वोट देने का अधिकार दिया गया और फीमेल्स को नहीं दिया गया। तो इसके संबंध में
उस समय जो है वो वुमेन के लिए जो आज़ादी और इक्वलिटी का क्या अर्थ था उसको अलग अलग राइटरों ने किस तरीके से डिफाइन किया है, क्या क्या अर्थ बताया है, ये डिसीजन पे, नेशनल असेंबली के इस डिसीजन पे क्या क्या टिक्का टिप्पणी हुई, अब हम लोग इस लाइन को पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपके साइड में सोर्स सी में दे रखा है। ठीक है, द लिबरल पॉलिटिशियन कार्ल वेलकर, एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग व्यूज। तो जो एक लिबरल पॉलिटिशियन थे जिनका नाम था कार्ल वेलकर, ये इलेक्टेड मेंबर थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के भी, मतलब 831 में ये भी थे। ठीक है, इन्होंने अपना विचार प्रकट किया। ये तो मेंबर थे, ये कैसे पॉजिटिव बोल दे कि भाई साहब हाँ औरतों को अधिकार मिलना चाहिए, तो इन्होंने निगेटिव बोला। क्या निगेटिव बोला, ये देखो इन्होंने क्या बोला। वेलकर साहब ने, कार्ल वेलकर साहब ने, जो कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर थे, उन्होंने औरतों को वोट के अधिकार ना दिए जाने को लेकर क्या टिप्पणी करी वो सुनो। नेचर हैज क्रिएटेड मैन एंड वुमेन टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। Man the stronger, the bolder and freer of the two, has been designated as protector of the family, its provider, meant for public tasks in the domain of law, production, defense, full stop. Woman, the weaker, dependent and timid, requires the protection of man. Her sphere is the home, the care of the children, the nurturing of the family. तो कार्ल वेलकर ने औरतों के मताधिकार के डिमांड के पक्ष में क्या बोला, विपक्ष में बोला, पक्ष में नहीं बोला, क्योंकि वो तो इलेक्टेड मेंबर थे। तो उन्होंने, उनको तो शासन चलाना था, तो वो फेवर में कैसे बोल रहे थे कि हाँ भाई देना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि प्रकृति ने मर्द औरत बनाए हैं अपने अपने काम को करने के लिए। मर्द के काम को करने के लिए मर्द बनाए गए हैं, औरतों के काम को करने के लिए औरतें बनाई गई हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि मेन जो कि ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा बोल्ड है, ज्यादा निर्भीक है, और फ्रीयर ऑफ द टू, दोनों में सबसे ज्यादा आजाद भी हैं, इनको फैमिली का रखवाला के तौर पर बनाया गया है। ये प्रोवाइडर है, फैमिली को अन्न पानी देने का, भरण पोषण करने के क्या है, ये दाता है। इनको जो है जैसे पब्लिक टास्क जो होती है लॉ के क्षेत्र में, प्रोडक्शन के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, इनको यही काम सूट करता है, इनको यही काम करना चाहिए। जबकि औरतें जो कि कमजोर होती हैं, निर्भर होती हैं, डरपोक होती है, इन्हें मर्दों की रक्षा की जरूरत है। इनका जो क्षेत्र है, औरतों का जो क्षेत्र है वो घर है, बच्चों का पालन पोषण करना है और फैमिली का भरण पोषण करना है। उन्होंने कहा, कार्ल वेलकर ने कहा कि डू वी रिक्वायर एनी फर्दर प्रूफ दैट गिवन सच डिफरेंसेस इक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस वुड ओनली इंडेंजर हार्मोनी एंड डिस्ट्रॉय द डिग्निटी ऑफ द फैमिली। क्या अभी भी हमें कोई प्रूफ की जरूरत है? ऊपर जो मैंने एग्जाम्पल दिया, क्या अभी भी हमें कोई प्रूफ की जरूरत है कि ये जो इक्वालिटी, लोगों की बराबरी, जो मेल फीमेल की जो बराबरी की जो बात करी जा रही है, दोनों सेक्सेस की, दोनों लिंग की जो बराबरी की बात करी जा रही है, अगर ये दे दिया गया तो फैमिली की गरिमा पर और जो सामाजिक जो हार्मोनी है, जो मेल मिलाप है, उस पर खतरा हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो जो काम जिसका है वो नहीं करेगा। इससे क्या होगा कि फैमिली की डिग्निटी पे पड़ेगा और जो हार्मोनी है, जो मेल मिलाप है, वो क्या हो जाएगा, इंडेंजर में आ जाएगा, खतरे में आ जाएगा। लुइजे ओटो पीटर्स 1895, मतलब 1819 में जन्म हुआ था, 1995 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो लुइजे ओटो पीटर्स was a political activist who founded a women's journal and subsequently a feminist political association. The first issue of her newspaper, 21st April 1849, carried the following editorial. तो लुइजे ओटो पीटर्स, ये फीमेल थी, इनका जन्म हुआ था कब, 1819 में, और जो है वो 1895 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, राजनीति क्या थी, कार्यकर्ता थी। इन्होंने क्या करी, वुमेन्स जर्नल, वुमेन के लिए पत्रिका की स्थापना करी, और एक फेमिनिस्ट जो है, और जो है वुमेन पत्रिका की इन्होंने क्या करी, स्थापना करी, और बाद में जो है वो एक फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन की क्या बनी, मेंबर भी बनी। इनका जो, इन्होंने जो न्यूज़पेपर की स्थापना करी, तो इन्होंने जो है वो 21 अप्रैल 1849 में, 1849 में अपना पहला लेख न्यूज़पेपर में क्या दिया था, औरतों के मत देने के अधिकार को जायज बताते हुए उन्होंने कहा था कि लेट अस आस्क, चलिए हम लोग पूछते हैं, लेट अस आस्क हाउ मेनी मेन possessed by thoughts of living and dying for the sake of liberty would be prepared to fight for the freedom of the entire people of all human beings. When asked this question, they would all too easily respond with a yes.
though their untiring efforts are intended for the benefit of only one half of humanity, men. But liberty is invisible. Free men therefore must not tolerate to be surrounded by the unfree. तो ये जो फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन की जो मेंबर थी, इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में एक लेख छपवाई और ये छपी थी 21 अप्रैल 1849 में, 1849 में। उन्होंने कहा कि चलिए पूछते हैं मर्दों से कि आप में से कितने लोग हैं जो इस भावना से प्रेरित हैं कि वो आज़ादी के लिए जीने मरने को तैयार है, देश की आज़ादी के लिए जो है वो मरने को तैयार है। कितने ह्यूमन बींग्स हैं? इस पर जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो ज़्यादातर लोगों ने यस के रिस्पॉन्स में जवाब दिया कि सब लोग तैयार है देश की आज़ादी के लिए मरने के लिए, है ना। तो दो देयर अनटायरिंग एफर्ट्स आर इंटेंडेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ओनली हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी मेन। लेकिन वो कहती हैं हालांकि वो मरने के लिए तैयार है, अच्छी बात है, लेकिन इनकी जो ये अनटायरिंग एफर्ट है, ये जो बिना थके जो प्रयास है इनका अपने देश के लिए लड़ने का मरने का, लेकिन ये जो है इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी को, मानवता के आधे हिस्से को मिलेगा, केवल मैन को ही मिलेगा। और रीजन दिया क्योंकि लिबर्टी तो इनविजिबल है, आज़ादी क्या है? इनविजिबल है। तो फ्री मैन जो आज़ाद लोग हैं वो कैसे अनफ्री लोगों के द्वारा, यानी कि औरतों के द्वारा, औरतों को तो फ्री नहीं ना किया गया एक तरह से, अभी तो वो भी, उनको तो आज़ादी नहीं है हर चीज़ करने का। तो जो फ्री मैन है वो कैसे अच्छा फील कर सकते हैं, कैसे सह सकते हैं कि वो चारों ओर जो है वो अनफ्री वुमेन से घिरे हुए हैं। व्यंग देख रहे हो टिप्पणी कैसे उन्होंने कहा, कैसे उन्होंने जो है वो अपनी बात करी। किसने? ऑटो पीटर्स ने, लुइजे ऑटो पीटर्स ने बात करी अपनी। समझ में आ रहा है? तो व्यंग के स्टाइल में कहा कि आप आज़ादी के लिए लड़ मर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा तो आप ही को मिलेगा। आपको कैसे बर्दाश्त होगा कि आप उन औरतों से घिरे हुए हैं जो आज़ाद है ही नहीं, आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं लेकिन आज़ाद है कहाँ? जिन लोगों से घिरे हुए हैं वो खुद कैदी हैं। तो ये तर्क दिया उन्होंने। An anonymous reader of the same newspaper sent the following letter to the editor on 25 June 1850. एक एनोनिमस गुमनाम रीडर जो न्यूज़पेपर रीड करते हैं, पढ़ते हैं नॉर्मल पढ़ने वाले लोग, तो उन्होंने एक गुमनाम व्यक्ति ने क्या किया, 25 जून 1850 को लेटर टू द एडिटर को दिया, जो लिखने छापने का काट छाट करके संपादक को भेजा। उसमें उन्होंने लिखा, उस एनोनिमस रीडर ने लिखा कि इट इज इंडीड ridiculous and unreasonable to deny women political rights even though they enjoy the right to property which they make use of. उन्होंने कहा, जो एनोनिमस रीडर थे उन्होंने कहा कि ये हास्यास्पद है, हंसने लायक बात है, और ये अनरीजनेबल है, अविवेकी है, जिसमें कोई तुक नहीं है कि वुमेन लोगों को जो है वो मत देने के अधिकार से क्या, पॉलिटिकल राजनीतिक अधिकार से क्या रखा गया है, वंचित रखा गया है। उन्हें प्रॉपर्टी रखने की आज़ादी है, और देखिए किस तरीके से वो अपनी इस प्रॉपर्टी रखने की आज़ादी का जो दायित्व है, कर्तव्य है, उसको निभा रही हैं। दे परफॉर्म फंक्शंस एंड एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट हाउएवर गेटिंग द बेनिफिट दैट अक्योर टू मैन फॉर द सेम। वो सारा काम करती हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं, जबकि उन्हीं काम को करने के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए मर्दों को फायदा मिलता है, लेकिन उनको फायदा नहीं मिलता है। वाई दिस इनजस्टिस? ऐसा अन्याय क्यों? यह अन्याय क्यों है? जो काम मर्द करे तो उसको उसका बेनिफिट मिलता है, लेकिन औरतें करे तो उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। बात समझ में आ रहा है? ये अन्याय क्यों? इज इट नॉट अ डिस्ग्रेस दैट इवन द स्टूपिडेस्ट cattle herder possesses the right to vote simply because he is a man, whereas highly talented women owning considerable property are excluded from this right even though they contribute so much to the maintenance of the state? ये कितनी यह जो है वो शर्म की बात नहीं है क्या? ये शर्म की बात नहीं है, डिस्ग्रेस वाली बात नहीं है। ये जो सबसे बेवकूफ किस्म का जो मवेशी पालने वाला होता है, क्योंकि वो मर्द है तो उसको सारा अधिकार है, जबकि औरतें जो क्या हैं, जो टैलेंटेड हैं, टैलेंटेड वुमेन है, इनके पास प्रॉपर्टी है, ये अपना दायित्व अच्छे से निभाना चाहती है, इनको अधिकार से वंचित रखा गया है। तो कितना हास्यास्पद है कि मवेशी चलाने वाले को अधिकार है क्योंकि वो मर्द है, जबकि औरतों के पास वो सारा टैलेंट है, सारी जिम्मेदारी है, वो स्टेट को चलाने के लिए, स्टेट के मेंटेनेंस में अपना सारा योगदान देती है, तो उनको उनके अधिकार से वंचित रखा गया। ये कहाँ तक जायज है? तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वुमेन लोगों को जो मत देने का अधिकार नहीं था, उस पर एक जो इलेक्टेड मेंबर थे कार्ल वेल्कर ने, उन्होंने ही कहा, निगेटिव बात करी कि नहीं मिलना चाहिए भाई, प्रकृति के अनुसार औरत को औरत का काम करना चाहिए, मर्द को मर्द का काम करना चाहिए। जबकि जो दो लोग हैं आगे, जो लुइजे ऑटो पीटर्स हैं, और एक हम लोगों ने बात करी एनोनिमस रीडर की, इन्होंने जो है वो औरतों को वोट देने के पक्ष में बात कही अपनी। ठीक है,
तो यहाँ पर ये क्लास आपका जो है वो खत्म होता है। ज्यादा से ज्यादा इसको रिवाइज करो और याद रखो, चीजों को लिंक करने की कोशिश करो। ये कहानी टाइप नहीं है। आप पूरे यूरोप के बारे में पढ़ रहे हो कि नेशनलिज्म का उदय कैसे हुआ, कभी जर्मनी पढ़ रहे हो, कभी इटली, कभी पोलैंड, कभी कुछ। तो जो जहाँ की घटना है उसको उससे जोड़ो और उससे उसको मिलाने की कोशिश करो, तब आपको समझ में आएगी। ठीक है।